जरा सोचिए, आज से करीब 1000 साल पहले भारत में ज्ञान का एक ऐसा केंद्र था, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसकी रोशनी पूरी दुनिया तक पहुंच रही थी। आज हम उसी खोई हुई दुनिया की कहानी जानने वाले हैं। ये नंबर देख रहे हैं? 9 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन किताबों की संख्या है जो नालंदा की महान यूनिवर्सिटी में रखी थी। जी हाँ, 9 लाख हाथ से लिखी किताबें यानी पांडुलिपियां। हर एक किताब में सदियों का ज्ञान छिपा था। गणित, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, आप नाम लीजिए और वो वहां मौजूद था। और फिर ये सब कुछ, ये सारा ज्ञान एक आग में जलकर राख हो गया। और वो आग कोई एक दो दिन नहीं, बल्कि कहते हैं कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। सोच कर देखिए, 9 लाख किताबें, हजारों साल की बुद्धिमत्ता, सब कुछ बस धुआं बनकर रह गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन होगा जो 9 लाख किताबें जलाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? क्या ये बस एक हमला था, या फिर दुनिया से इस अनमोल ज्ञान को जानबूझकर छीनने की कोई सोची समझी साजिश थी? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। इस तबाही की गहराई को समझने के लिए हमें पहले नालंदा के उस सुनहरे दौर में चलना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमने जो खोया वो कितना बड़ा था। तो नालंदा था क्या? ये 5वीं से 12वीं सदी तक भारत में हायर लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था। इसे दुनिया की पहली महान यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग या कैंपस नहीं था, ये अपने आप में ज्ञान का एक पूरा शहर था। अंदाजा लगाइए, उस जमाने में यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। और ये छात्र सिर्फ भारत से नहीं आते थे। चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, मतलब पूरे एशिया से लोग ज्ञान की तलाश में यहाँ खींचे चले आते थे। सच कहें तो ये दुनिया का पहला ग्लोबल एजुकेशन हब था। और हाँ, इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 टीचर्स थे। हर टीचर अपने सब्जेक्ट का मास्टर। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान की खोज में लगा दी थी। और यही वजह थी कि दुनिया भर के सबसे तेज दिमाग यहाँ खींचे चले आते थे। नालंदा का कैंपस तो खैर कमाल ही था। यहाँ 8 बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी। इनमें से एक लाइब्रेरी का नाम था रत्न सागर, मतलब रत्नों का सागर। और जानते हैं ये कितनी बड़ी थी? 9 मंजिला ऊंची। जरा सोचिए, सिर्फ किताबें रखने के लिए 9 मंजिल की एक पूरी इमारत। इसके अलावा हजारों क्लासरूम, बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स और स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल, सब कुछ था वहाँ। ये वाकई एक ऐसा शहर था जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए बनाया गया था। अब जो बात हम करने वाले हैं वो सच में हैरान कर देने वाली है। नालंदा में ऐसा ज्ञान दिया जाता था जो अपने समय से सदियों आगे था। गणित में सिर्फ जीरो का कॉन्सेप्ट ही नहीं, बल्कि एडवांस्ड अलजेब्रा भी सिखाया जाता था। एस्ट्रोनॉमी में ये पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और ये उस वक्त की बात है जब बाकी दुनिया को लगता था कि पृथ्वी चपटी है। मेडिसिन में प्लास्टिक सर्जरी जैसी एडवांस सर्जिकल तकनीकें थीं। और सबसे जरूरी बात, वहाँ हर चीज पर सवाल करने और तर्क करने की कला सिखाई जाती थी। 7वीं सदी में एक मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग नालंदा आए थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, नालंदा की इमारतें इतनी ऊंची हैं कि आसमान को छूती हैं, और इतनी सुंदर हैं कि देवता भी देखकर जल जाएं। वो खुद यहाँ 2 साल तक पढ़े थे, और जब वापस गए तो अपने साथ हजारों किताबें भी ले गए थे। लेकिन इतना अद्भुत ज्ञान और इतनी शानो शौकत हमेशा कायम नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे नालंदा की इस रोशनी पर विनाश के बादल मंडराने लगे थे। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ तबाह करने वाला था। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 9वीं सदी से ही हो गई थी, जब उत्तर से होने वाले हमलों ने इस इलाके में अशांति फैलानी शुरू कर दी। फिर 10वीं और 11वीं सदी आते आते नालंदा का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। और फिर साल 1193 से 1197 के बीच तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ नालंदा के दरवाजे पर आ पहुंचा। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। नालंदा एक यूनिवर्सिटी थी, कोई किला नहीं। उसकी दीवारें ज्ञान की रक्षा के लिए थीं, जंग के लिए नहीं। वो शांति और पढ़ाई का एक केंद्र था जो किसी भी तरह के सैनिक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गया। और यहीं से हमारा वो बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या ये तबाही सिर्फ जंग का एक हिस्सा थी, या फिर ज्ञान को दबाने की एक जानबूझकर की गई कोशिश? अगर हम तबाही के तरीके को देखें तो ये बहुत ही योजनाबद्ध लगता है।
ऐसा नहीं लगता कि ये अचानक हो गया। सबसे पहले जानबूझकर बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को निशाना बनाया गया। फिर वहां रखी लाखों किताबों में आग लगा दी गई। वो आग, जैसा कि हमने पहले कहा, करीब 3 महीने तक जलती रही। और नतीजा, सदियों की मेहनत से लिखी गई 9 लाख किताबें हमेशा के लिए राख हो गईं। तो क्या ये सिर्फ लूटपाट के लिए किया क्या हमला था? अगर ऐसा होता तो हमलावर सोना चांदी लेकर चले जाते। उन्होंने किताबों को क्यों जलाया? या फिर ये ज्ञान पर ही एक सीधा हमला था? कई इतिहासकार मानते हैं कि हमलावरों का मकसद सिर्फ लूटना नहीं था, बल्कि उस सोच, उस तर्क और उस सवाल करने की संस्कृति को खत्म करना था, जिसका प्रतीक नालंदा था। जरा इस तुलना पर एक नजर डालिए। नालंदा की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। वहीं यूरोप की पहली यूनिवर्सिटीज जैसे बोलोनिया और ऑक्सफोर्ड 11वीं और 12वीं सदी में बनी। मतलब नालंदा के पास लगभग 600 साल की बढ़त थी। जरा सोचिए, इस ज्ञान के नष्ट होने से दुनिया कितनी पीछे चली गई होगी। और जो साजिश वाली थ्योरी है वो ये कहती है कि नालंदा में हर चीज पर सवाल करना सिखाया जाता था, यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथों पर भी। ये उन ताकतों के लिए एक सीधा खतरा था जो आंख बंद करके विश्वास करने पर टिकी थी, क्योंकि जब लोग सवाल करना सीख जाते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या यह हो सकता है कि नालंदा को अपनी इसी आज़ाद सोच की कीमत चुकानी पड़ी? नालंदा को जला दिया गया, ये सच है, लेकिन क्या उसकी विरासत पूरी तरह से खत्म हो गई? चलिए देखते हैं कि उन खंडरों के बीच से क्या बचा और इस तबाही का आज की दुनिया के लिए क्या मतलब है। ये बहुत ही दुख की बात है। नालंदा के ज्ञान का कुछ हिस्सा आज भी जिंदा है, लेकिन भारत में नहीं। हुइनसांग जैसे यात्री जो किताबें अपने साथ ले गए थे, उनकी कॉपियां चीन में बच गईं। तिब्बती बौद्ध धर्म का तो आधार ही नालंदा से ले जाई गई पांडुलिपियां हैं। नेपाल के मठों में भी कुछ असली ग्रंथ बच गए, पर भारत में सिर्फ और सिर्फ खंडहर। आज अगर आप नालंदा जाएंगे तो वहां सिर्फ खंडहर मिलेंगे। पुरातत्व विभाग को खुदाई में सिक्के मिले हैं, इमारतें मिली हैं, लेकिन उन 9 लाख किताबों में से एक भी नहीं मिली। ये इस बात का सबूत है कि वो तबाही कितनी मुकम्मल थी। तो अब हम इस कहानी को एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर नालंदा बच गया होता, अगर वो 9 लाख किताबें सुरक्षित रहती, तो हमारी दुनिया आज कहाँ होती? क्या विज्ञान और समाज सैकड़ों साल आगे होते? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमें उस अनमोल विरासत की याद जरूर दिलाता है जिसे हमने हमेशा के लिए खो दिया।